क्रय शक्ति समता सिद्धांत के दूसरे वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत को रेखा चित्र पर कैसे दर्शाया जाएगा या क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो ये डायग्राम है इसको कैसे बनाया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हम जानेंगे कि इस सिद्धांत की आगे चलकर क्या-क्या आलोचनाएं हुई हैं। तो पहला पार्ट, क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसे कहते हैं, यह सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो जो यह सिद्धांत है इसको देने का जो काम किया था वो किया था गुस्टाव कैसल ने, जो कि स्वीडन का रहने वाला एक अर्थशास्त्री था। और यह अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर अर्थात दो देशों की जो करेंसियां होती हैं, दो देशों की जो कागजी मुद्राएं होती हैं, उनकी विनिमय दर को निर्धारित करने के बारे में बतलाता है। तो जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक देश की जो मुद्रा होती है, हर मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की शक्ति होती है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जहां पर दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति बराबर हो जाएगी, वहां पर विनिमय दर निर्धारित होगी। जैसे मैंने आपको गत वीडियो बताया था कि यदि भारत को ले लें और जापान को ले लें, ये दो देश हैं। भारत में चलता है रुपया, जापान में चलता है येन। तो भारत में यदि एक बंडल, माना कि उस बंडल में 35 वस्तुएं हैं और वह बंडल इंडिया में मिलता है मात्र 25 रुपये में, और सेम वही बंडल वस्तुओं का जापान में मिलता है 1 येन। तो देखो 1 येन की क्रय शक्ति कितनी है। एक बंडल अर्थात जिसमें 35 वस्तुएं हैं उनको क्रय करने की है, और वही सेम बंडल को क्रय करने की जो शक्ति भारत में है वो 25 रुपए में है। तो दोनों की जो एक्सचेंज रेट होगा कि 25 रुपए बराबर 1 येन, अर्थात 25 रुपए दो या 1 येन लो या 1 येन देकर 25 रुपये लिए जा सकते हैं। ये एक्सचेंज रेट रहेगा या यह विनिमय दर रहने वाली है। किसके अनुसार? क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार। जो परिवहन लागतें होती, जो एक देश में वस्तुएं होती, एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात बंदरगाह तक ले जाने तक, और बंदरगाह के बाद माना भारत से वस्तु चली जापान तक, तो उसकी परिवहन लागत भी आएगी। अर्थात उसको जिस शिप में ले जाया जाएगा वो फ्री में तो जाएगा नहीं, तो उसकी लागत भी इसमें जोड़ेगी, जो कि क्या करेगी, वस्तु की लागत बढ़ जाने के कारण वस्तु के प्राइस को बढ़ाएगा, जिससे विनिमय दर भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो परिवहन लागतों को सम्मिलित करने पर क्या होता है, जो संतुलित विनिमय दर है, जैसे यहाँ पर है कि 25 रुपये बराबर 1 येन, तो यह ऊपर भी जा सकती है, अर्थात बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो परिवहन लागत जब शामिल करते हैं, जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है या आयात किया जाता है, तो विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है, जिसका मतलब है संतुलित विनिमय दर से ऊपर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो यदि विनिमय दर बढ़ती है, विनिमय दर बढ़ती है या घटती है, तो संतुलित विनिमय दर से विनिमय दर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। यदि ऊपर जाती है तो वह कहलाएगी ऊपरी सीमा। संतुलित विनिमय दर से ऊपर जाती है तो ऊपरी सीमा होगी, और नीचे जाती है तो वह निचली सीमा कहलाएगी। तो इन दो सीमाओं के बीच जो विनिमय दर है वह रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी और न इससे नीचे जाएगी, एक न्यूनतम सीमा बना दी। तो जो ऊपरी सीमा है वह कहलाएगी वस्तु निर्यात बिंदु। जो ऊपरी सीमा है वो क्या कहलाएगी, वस्तु निर्यात बिंदु, और जो निचली सीमा है वह कहलाएगी वस्तु आयात बिंदु। अब इस डायग्राम को समझना है कि जिस पर हम आपको बतलाएंगे कि जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, परचेजिंग पावर प्योरिटी जो थ्योरी है, वह किस प्रकार से इस पर आएगी। तो आपने 2 एक्सिस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर क्या लिखना है, ओ लिखना है, यहाँ पर वाई लिखना है, यहाँ पर एक्स लिखना है। जो ये पूरी की पूरी पड़ी लाइन है ओ एक्स एक्सिस है, इस पर लिखेंगे हम विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। और जो हमारा ये वाला एक्सिस है, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है आर, आर पर होता है
विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर। आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे विनिमय दर, मेरा ओनली लिखा है आर, आर फॉर होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, यहां से ध्यानपूर्वक देखिए, यहां से एक वक्र ड्रॉ करना है, ये है डी डी वक्र, ठीक है जी, इसका मतलब है ये मांग वक्र है, ये क्या है, मांग वक्र है। और यहां से एक आपने ऊपर को एक वक्र और खींचना है जिसको बोलेंगे पूर्ति वक्र। तो इस प्रकार से एक हो गया मांग वक्र, एक हो गया पूर्ति वक्र, जहां पर एक दूसरे को ये क्या करेंगे, काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर आपने क्या करना, जैसे यहां पर हो गया तो यहां पर लिखना है ऊपर ई, ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन का बिंदु, अर्थात जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का वक्र एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। ठीक है, यहां पर काटने का काम कर रहे हैं, तो विनिमय दर कहां निर्धारित होगी, इधर को डॉट डॉट करना, यहां पर आर लिखना है। ठीक है जी, तो विदेशी विनिमय दर अर्थात जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा तय हुई, ठीक है जी, तो विनिमय दर ई पॉइंट पर कितनी तय हुई, ओ से लेकर आर हुई, ओ आर हुई, और यहां पर विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है, ओ से लेकर ये वाला है एम, एम तक है। ठीक है जी, अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियां जहां पर बराबर होती है वहां पर विदेशी विनिमय दर क्या होती है, तय होती है। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं भारत और जापान की। अब क्या होता है कि भारत में जो कीमत स्तर है बढ़ता है, कीमत स्तर बढ़ने का अर्थ होता है महंगाई बढ़ती है, लेकिन जापान का जो कीमत स्तर है वही रहता है, जापान का कीमत स्तर वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि जापान में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं, जापान में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं और भारत में महंगी हो जाती है, क्योंकि अगर कीमत स्तर बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे भारत में कीमत स्तर के लिए किसका यूज करते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का यूज करते हैं, तो वो बढ़ गया है तो कीमतें बढ़ गई हैं, जापान में कुछ नहीं हुआ तो सस्ता रहेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जापान में वस्तुएं सस्ती होंगी। ठीक है जी, तो जापान में वस्तुएं सस्ती होंगी और भारत में हो जाएंगी महंगी, तो जापान से भारत के जो आयात करता है वो जापान से वस्तुएं खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत में तो महंगी है, वहां से सस्ती पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जापानी जो मुद्रा है एन, उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि जो भारतीय आयातक है उन्हें जापान से वस्तुएं खरीदनी है, तो उनको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, एन में करना पड़ेगा, तो एन की डिमांड बढ़ जाएगी, एन की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने पर देखे, पहला ये तो है संतुलित विनिमय दर। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही जापानी मुद्रा या जापान में वस्तुएं सस्ती हुई तो उधर की एन की मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने के कारण आपने क्या करना है, इधर से दाईं तरफ मांग वक्र शिफ्ट होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, इधर करना है, इसको ड्रॉ करना है, खींचना है, और यहां पे लिखना है D1 D1। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये इधर को बतला रहा है कि जापानी जो एन है उसकी मांग बढ़ गई है। ठीक है जी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो दूसरा मांग वक्र आपने इधर की तरफ ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या होगा, अब जब जापानी येन की मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने के बाद अथाह पूर्ति तो है नहीं, तो उसकी पूर्ति घटेगी, तो पूर्ति घटने के लिए आपने जब मांग वक्र को हमने दाईं तरफ शिफ्ट कर दिया, तो पूर्ति घटने के लिए क्या होगा, मांग वक्र हमारा इधर से बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो इधर से हमने क्या करना है, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर यहां से जैसे हमारा डॉट डॉट करके एक पूर्ति वक्र और खींचना है। ठीक है, जिस पर लिखना है S1 S1, ये पूर्ति वक्र है जो ये बता रहा है कि जापानी येन की जो पूर्ति है वो कम हो गई है। ठीक है, और मांग बढ़ने के कारण पूर्ति क्या हुई, कम हो गई है। तो जहां पर ये दो अर्थात जो D1 मांग वक्र है और S1 S1 जो पूर्ति वक्र है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अर्थात आपने यहां पर जहां पर एक दूसरे को काटने का काम करेंगे वहां पर लिखना है E1, क्योंकि हम E यहां पर लिख चुके हैं, इस पर आएगा E1 इक्विलिब्रियम 1, अर्थात यहां पर नई विनिमय दर निर्धारित होगी, यहां पर क्या होगी, नई विनिमय दर निर्धारित होगी, और नई विनिमय दर, ठीक है,
ओ आर के स्थान पर इतना ऊपर बढ़ जाएगी और हो जाएगी OR1। OR1 विनिमय दर होगी। और ये जो विनिमय दर है, संतुलित विनिमय दर तो ये है, अर्थात OR संतुलित विनिमय दर है। ठीक, जब एन की मांग बढ़ी तो उसकी पूर्ति घटी, इसके बाद नई विनिमय दर, अर्थात इस वक्र ने इस वक्र को यहां पर काटना है। ठीक है जी, खींचेंगे सीधे और उसको कटवाना है, इससे ऊपर ही रखना है उसको। तो ऐसी स्थिति में देखिए मांग और पूर्ति क्या होगी, आगे चलकर खिसक जाएगी और ये M से M1 हो जाएगी। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति M1 हो जाएगी और M1 जब विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति होगी तो नई विनिमय दर R1 अर्थात O से लेकर R1 हो जाएगा, अर्थात इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर जो पॉइंट होगा किसके लिए, भारत के लिए नहीं, जापान के लिए ये वस्तु निर्यात बिंदु होगा जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा था, ऊपरी सीमा। यहां पर जापान से वस्तुओं का निर्यात शुरू हो जाएगा, कहां के लिए, भारत के लिए, क्योंकि जापान में वस्तुएं सस्ती हो गई है और भारत में महंगी है। ओके, क्योंकि भारत का जो कीमत सूचकांक है वो बढ़ चुका है और देश में महंगाई बढ़ चुकी है। एक बात तो ये हुई। अब क्या होता है, वस्तु आयात बिंदु, क्योंकि यहाँ पर परिवहन लागत बढ़ने के कारण बताया गया है कि जो विनिमय दरें हैं ऊपरी सीमा और निचली सीमा के मध्य क्या होंगी, यहां से ऊपर जा सकती है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से इससे नीचे भी आ सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं जाएंगी। कौन कहता है, ये कहता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा, यदि जापान में भारत के उल्टा हो जाता है कि जापान में क्या होता है, कीमत स्तर बढ़ जाता है, जापान में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और भारत में सस्ती हो जाती हैं, तो क्या असर पड़ेगा, जापानी जो एन है उसकी डिमांड घट जाएगी। उसकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। तो यहां से हमें एक वक्र और ड्रॉ करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो जब उसकी क्या होगी, मांग घटेगी तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी। इधर से एक वक्र ड्रॉ करेंगे तो फिर यहां से एक निचली अगली विनिमय दर निर्धारित होगी। ठीक है, माना कि वो इसके आसपास होगी, नया वक्र नहीं खींच रहा हूं, केवल बतला रहा हूं। ठीक है, किताब में इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही छपा हुआ है, यहीं तक जा रहा हूं। लेकिन उससे आगे हम आपको बता रहे हैं कि यदि जापानी एक महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड इधर शिफ्ट होगी। पहले तो मांग बढ़ी तो इधर जा रहा था, तो इधर से एक वक्र यहां खींचेगा, ऐसे में पूर्ति वक्र इधर से ड्रॉ करेंगे, फिर तो क्या होगा, एक नया संतुलन बिंदु तय होगा। ठीक है जी, जो कि ना R होगा ना R1 होगा, उससे नीचे होगा। ठीक है जी, ऐसी स्थिति में जो पॉइंट होगा वह आयात बिंदु होगा, किसका, वस्तु आयात बिंदु कहलाएगा। और जो ये बीच वाला पॉइंट है यह है क्रय शक्ति समता। ठीक है, यहां पर दोनों देशों की मुद्राओं की जो क्रय शक्ति है वह बराबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है कि जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि क्रय जो शक्तियां हैं जिनके कारण विनिमय दर निर्धारित हो रही है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, वह एक सीमा तक ऊपर जा सकती है और एक सीमा तक नीचे जा सकती है, लेकिन न तो ज्यादा ऊपर जा सकती हैं और न ज्यादा नीचे जा सकती हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आपने तैयार करना है, ड्रॉ करने हैं। एक मांग वक्र खींच दीजिए, एक पूर्ति वक्र खींच दीजिए, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ई लिखिए, इधर से मिलाइए, आर लिखिए, ये होगी विनिमय दर। इस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति कितनी है, एम। ठीक है, सांकेतिक अक्षर है, कहां से लेकर, ओ से लेकर एम है। अब हमने बात की भारत में कीमत स्तर बढ़ा, ठीक है जी, वस्तुएं महंगी हुई, जापान में सस्ती हुई, जापानी एन की मांग बढ़ी, तो आप क्या करेंगे, इसके दाईं तरफ इधर की तरफ एक वक्र और ड्रॉ कर देंगे, जो ये बतला रहा है क्या कि जापानी जो एन है उसकी मांग बढ़ चुकी है तो इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे में जापानी जो एन है उसकी पूर्ति घटेगी तो इधर से कर दीजिए, ये यहाँ पर इसको काटेगा। ठीक है, ठीक है, इससे ऊपर काटेगा तो नई विनिमय दर क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यदि हम यहीं से देख ले तो आर से R1 या पूरा यहाँ से लिख ले या देख ले, ओ से लेकर R1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या जाती है, पहले OM थी, अब यहाँ से बढ़कर OM1 हो जाती है। मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ये हमने आपको बतलाने का काम किया। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र को आप बना लेंगे। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये क्रय शक्ति समता को दिखाता है कि दोनों देशों की मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो दोनों के दोनों बराबर है। माना कि 25 रुपये बराबर 1 एन हो गया। ये ऊपर वाला बिंदु
वस्तु निर्यात बिंदु कहलाएगा, नीचे वाला बिंदु वस्तु आयात बिंदु कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि जो विनिमय दर है वह ऊपर नीचे करती रहती है, लेकिन दीर्घकाल में गुस्टाव कैसल ने कहा कि जो प्रवृत्ति रखेगी विनिमय दर वह संतुलित विनिमय दर के बराबर होने की प्रवृत्ति रखेगी, या दीर्घकाल में लंबे समय में ऊपर नीचे करने के बाद फिर क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट या जिस बिंदु पर वह पहले थी वहीं पहुंच जाएगी। अब इसके बाद आता है गुस्टाव कैसल के क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं। इस सिद्धांत की बहुत सारी क्रिटिसिज्म की गई है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। अब कौन कौन सी आलोचनाएं की गई हैं इन पे नजर डालते हैं। पहला है सूचकांकों की गणना में कठिनाइयां, क्योंकि जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है वह जो क्रय शक्ति को मापने का काम करता है वह सूचकांक पर आधारित है, निर्देशांक पर आधारित है। दो देशों में जो सूचकांक बनाए जाते हैं, जो निर्देशांक बनाए जाती है, अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं, उनका आधार वर्ष अलग होता है, उनमें सम्मिलित वस्तुएं अलग होती हैं, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है कि प्रत्येक देश का जो सूचकांक है वो अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग होने के कारण दोनों मुद्राओं में क्रय शक्ति की ठीक ठीक गणना करना अर्थशास्त्रियों के अनुसार कठिन हो जाता है। ठीक ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि दोनों देशों की जो सापेक्षिक क्रय शक्तियां हैं वो बराबर हो जाएंगी। जो कठिनाई आती है वो आती है सूचकांक बनाने में, क्योंकि प्रत्येक देश का सूचकांक क्या होता है, अलग अलग होता है, उसमें सम्मिलित वस्तुएं अलग अलग होती हैं, उनका आधार वर्ष अलग अलग होता है, ठीक है, उनमें वस्तुएं भी अलग अलग होती है, जिससे कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो बतलाता है कि विनिमय दरें जो होती हैं वो बराबर हो जाती है, वो सही नहीं है। किसने कहा? जो इसके आलोचक हैं। दूसरा है मुक्त व्यापार की गलत मान्यता। यह सिद्धांत क्या मानकर चलता है कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार होता है, अर्थात फ्री ट्रेड होता है, व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो व्यापार पर प्रतिबंध होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका बहुत सारे देशों पर क्या कर देता है, व्यापार प्रतिबंध लगा देता है। तो इस प्रकार से देखें कि दो देशों में एक वास्तविक विनिमय दर होती है जो मार्केट पर आधारित होती है, और कुछ वस्तुएं सरकार द्वारा प्रतिबंधित की जाती है कि हम उस देश से इतनी वस्तुएं खरीदेंगे या उन पे पर शुल्क लगा दिया, ठीक है, कोटा लगा दिया, तो जिससे कि विनिमय दरें क्या होती है, बराबर नहीं हो पाती हैं। तो कुल मिलाकर मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की मान्यता पर आधारित ये सिद्धांत कि फ्री ट्रेड चलता है, गवर्नमेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, बट वास्तविक रूप से होता क्या है, सरकार हस्तक्षेप करती है और विभिन्न प्रकार की सीमाएं व्यापार पर लगा देती है, जिससे विनिमय दरों में परिवर्तन हो जाता है। अगला है परिवहन लागतों की उपेक्षा। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि वस्तुओं का जो निर्यात और आयात होता है उसके परिवहन पर किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता है, लेकिन जबकि वास्तव में क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में सामान को भेजने में अर्थात लाने और ले जाने में दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, और जब पैसा ज्यादा खर्च होगा तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो विनिमय दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से परिवहन लागतों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है, बल्कि परिवहन लागतों को भी सम्मिलित करना चाहिए था, तब जाके ये सिद्धांत काम करता, आलोचकों का मानना है। फोर्थ है केवल क्रय शक्ति विनिमय दर को निर्धारित नहीं करती। ये मानता है कि केवल क्रय शक्ति, दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति ही विनिमय दर को निर्धारित करती है, अर्थात क्रय शक्ति के आधार पर ही विनिमय दर निर्धारित होती है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा यदि अचानक किसी देश की वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, अचानक किसी देश में वस्तुएं सस्ती हो जाए, उसकी एकदम डिमांड बढ़ जाए, तो उस देश की मुद्रा की मांग भी बढ़ जाएगी। तो मांग बढ़ने से क्या होगा, एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर है दो देशों की वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से केवल क्रय शक्ति ही विनिमय दर को निर्धारित नहीं करती है। अगला है स्थैतिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है यह स्टैटिक थ्योरी है, गतिशील सिद्धांत नहीं है, बल्कि गतिहीन सिद्धांत है। मतलब परिवर्तनों को यह स्वीकार नहीं करता कि दो देशों में आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक उन्नतियां हो रही हैं, तो उससे विनिमय दर भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसको यह नहीं मानता है। जैसे रुचि है, क्या होती है, उपभोक्ताओं की रुचि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। तकनीकी जो होती है वो बदलती रहती है, आय जो होती है वो बदलती रहती है, अर्थात लोगों की इनकम बढ़ जाती है। तो जैसे रुचि है ये चेंज होने वाली चीज है। तकनीकी क्या होती है, बदलती रहती है, पुरानी तकनीकी के स्थान पर नई तकनीकी आती है, ठीक है। कम आय के स्थान पर लोगों की आय बढ़ जाती है। तो इन चीजों को इस सिद्धांत नहीं मानता है, बल्कि मानकर चलता है कि हर चीज हर देश में क्या होती है, स्थैतिक होती है, डायनेमिक नहीं होती है, गतिहीन होती है, गतिशील नहीं होती है। नेक्स्ट है दीर्घकालिक सिद्धांत। जो यह सिद्धांत है अर्थात क्रय शक्ति समता सिद्धांत, यह दो मुद्राओं की क्रय शक्ति की माप को मानता है, दीर्घकाल में बराबर हो जाती हैं।
लेकिन केन्स कहता है कि हमें समस्या का जो समाधान है वो अल्पकाल में चाहिए, अभी चाहिए भैया, और आप कह रहे हैं कि बरसों बाद होगा। तो इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है दीर्घकालिक सिद्धांत है कि जो कि बतलाता है कि दीर्घकाल में दो मुद्राओं की क्रय शक्ति क्या होती है, समान हो जाती है या क्रय शक्तियां बराबर हो जाती हैं। तो ऐसे में कीन्स ने प्रश्न किया कि अल्पकालिक जो समस्या है उसका समाधान कौन करेगा, कौन करेगा? तो अल्पकालिक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, इस कारण से इस सिद्धांत की आलोचना की गई है कीन्स के द्वारा। नेक्स्ट है एक पक्षीय सिद्धांत। नर्क से नाम का जो अर्थशास्त्री है उसने कहा यह जो सिद्धांत है एक पक्षीय मतलब एक पक्ष को देखता है, पूर्ति पक्ष पर ध्यान देता है, कीमत स्तर पर ध्यान देता है। कीमत स्तर बदलने से ही क्या होता है, दो देशों की क्रय शक्तियां बदल जाती हैं या क्रय शक्ति के आधार पर ही क्या होती हैं, क्रय शक्तियों की गणना की जाती है या विनिमय दर की गणना की जाती है। तो यह क्या करता है कि पूर्ति पक्ष पर तो ध्यान देता है लेकिन मांग पक्ष की अवहेलना कर देता है, मांग पक्ष पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यदि अचानक मांग बढ़ जाती है वस्तुओं की, सेवाओं की, तब जाके विनिमय दरें भी एकदम से क्या हो जाती हैं, ऊपर नीचे कर जाती हैं। ठीक है, तो इन आधारों पर क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो आलोचना भी हमने यहां पर पढ़ ली और उधर डायग्राम को भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं कब सिद्धांत की आलोचना भी हो गई तो क्या यह सिद्धांत बेकार हो गया है, क्या इस सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। और यह टकसाली समता सिद्धांत के ऊपर जो मिंट पेरिटी थ्योरी थी, जो स्वर्णमान में चला करती थी, उसके ऊपर एक सुधार था। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धांत बेकार है, बल्कि यह टकसाली समता दर सिद्धांत के ऊपर एक आवश्यक सुधार है तथा ये भी ध्यान दिलाता है कि विभिन्न देशों में या दो देशों की जो करेंसियां हैं उनके बीच जो विनिमय दर है वो आवश्यक रूप से उनकी क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो आज हमने आपको क्रय शक्ति समता सिद्धांत के पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 में बताया कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार डायग्राम कैसे बनेगा और उसकी आलोचनाएं किस प्रकार से की गई हैं। आई होप कि आलोचनाएं भी आपकी समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।